आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी और ये चर्चा भी की थी कि यह विषय विस्तृत विषय है, इसलिए इसे एक से अधिक भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। और इसलिए हमने प्रथम भाग में अमेरिका का परिचयात्मक वर्णन दिया था और ये भी बताया था कि किस प्रकार यूरोपियन देशों ने अमेरिका का पता लगाया और धीरे धीरे किस प्रकार वहाँ पर अपना आवागमन उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ किया। आज के इस टॉपिक में हम गत टॉपिक से आगे के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे। अब पिछले टॉपिक में हमने ये जाना था कि किस प्रकार यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीप के देशों में अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया और उसी क्रम में इंग्लैंड ने अमेरिका में अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार प्रथम बस्ती की स्थापना जेम्स टाउन में 1607 में हुई थी क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर 13 बस्तियों की स्थापना हुई। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ उस समय वहाँ पर 13 बस्तियाँ थी। आइए जानते हैं वो बस्तियाँ कौन कौन सी थी। प्रथम बस्ती का अब हम लोग उल्लेख कर चुके हैं, ये जेम्स टाउन थी जो इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में स्थापित प्रथम बस्ती थी। उसके बाद मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर और जॉर्जिया। इन प्रकार के नामों की 13 बस्तियां जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ उस समय अस्तित्व में थी। इनमें प्रथम बस्ती थी जेम्स टाउन। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन 13 बस्तियों में केवल एकमात्र बस्ती जिसका नाम जॉर्जिया था, उसकी स्थापना में इंग्लैंड की सरकार ने सहयोग किया था। बाकी शेष सभी बस्तियां लोगों ने अपने स्तर पर वहाँ पर स्थापित की थी। और आगे जाकर हम इसका प्रभाव भी देखेंगे कि जैसे जैसे स्वतंत्रता का संग्राम बढ़ा, 13 बस्तियों में से 12 बस्तियां विचार के रूप में एक तरफ रही और जॉर्जिया ने अपना एक अलग रास्ता अपनाया, क्योंकि वहाँ पर जॉर्जिया की बस्ती में इंग्लैंड की सरकार का प्रभाव था। तो ये 13 बस्तियाँ जिनका नाम हमने अभी उल्लेख किया है, ये उस समय अस्तित्व में थी। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसे अमेरिका की क्रांति भी कहते हैं, उसके घटित होने में क्या कारण थे। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले कौन से तत्व थे जिनके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई। हम जानते हैं कि किसी भी घटना के होने में अनेक कारणों की भूमिका होती है। किसी एक कारण के कारण कोई भी घटना हो जाए, ये असंभव सा लगता है।
किसी घटना के होने में कुछ कारण इस प्रकार के होते हैं जो उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं, अर्थात ये प्रारंभिक असंतोष को पैदा करने वाले कारण होते हैं। और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो उस असंतोष को फिर और ज़्यादा बल प्रदान करते हैं। और फिर कुछ कारण इस प्रकार के होते हैं जो कई दिनों से जो माहौल बनता जा रहा था विरोध का, उस विरोध के माहौल को अचानक से एक विस्फोटक रूप दे देते हैं। और इस प्रकार के कारणों को हम तात्कालिक कारण कहते हैं। ये कारण जो कई दिनों से घटना विशेष के प्रति लोगों का गुस्सा, लोगों का विरोध था, वह प्रस्फुटित हो जाता है और वह घटना चलायमान हमें प्रतीत होती है। अमेरिका की क्रांति भी इस प्रकार के कारणों से अछूती नहीं थी। उसके होने में भी बहुत सारे कारण थे जिनका अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अमेरिका की क्रांति के कारणों में हम शुरुआत करते हैं प्रथम कारण के रूप में अमेरिका में इंग्लैंड का नगण्य हस्तक्षेप। इसका क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य जो दूरी है, भौगोलिक दूरी है, वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में इंग्लैंड ने अपना प्रभाव तो स्थापित कर दिया, वहाँ के लोग भी वहाँ पर जाकर बस गए, परंतु चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा थी और अमेरिका से इंग्लैंड को कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था उस समय तक, इसलिए अमेरिका में इंग्लैंड ने न के बराबर हस्तक्षेप किया। कोई विशेष परिस्थितियों में ही उसकी सरकार इंग्लैंड में जाकर हस्तक्षेप करती थी, बाकी उसको अमेरिका और अमेरिका में क्या हो रहा है उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। क्योंकि एक तो आर्थिक रूप से अमेरिका इंग्लैंड के लिए प्रॉफिट वाला देश नहीं था। इंग्लैंड की आवश्यकता है कि बहुत सारी बस जो पूर्तियां हैं वो उसके आसपास के उपनिवेशों से हो जाती थी, और इंग्लैंड की दूरी भी बहुत ज़्यादा, इंग्लैंड की अमेरिका से दूरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर जाकर और इस प्रकार के आर्थिक संसाधनों को वहाँ पर प्राप्त करना अमेरिका को उचित नहीं लगता था। और यही कारण है कि अमेरिका में इंग्लैंड की सरकार ने कोई विशेष दखल नहीं दी। और फिर जब इसका परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों को इससे कम हस्तक्षेप की आदत पड़ गई, और उन्होंने अमेरिका की जनता ने इंग्लैंड की सरकार को एक प्रकार से बहुत ही सरल रूप से लिया कि उसका हमारी दैनिक लाइफ में, जीवन में कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। और जब अमेरिका के मामलों में इंग्लैंड ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, तब अमेरिका के लोगों को ये बहुत नागवार गुजरा, बहुत अनुचित लगा। और यही कारण है कि पहले हस्तक्षेप के कारण जो उनकी आदत थी, उस आदत में हस्तक्षेप के कारण गतिरोध पैदा हुआ और उसके कारण जनता उनके विरोध में हो गई। दूसरा मुख्य कारण है उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। ये बात यहाँ जानना इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका में किस प्रकार के लोग जाकर बसे। अमेरिका में कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें इंग्लैंड की सरकार ने एक अपराधी के तौर पर इंग्लैंड से निर्वासित करके अमेरिका भेजा, और कहा जाता है कि जितने भी अपराधी इंग्लैंड में होते थे उनमें से अधिकतर को इंग्लैंड की जेलों में नहीं डालकर जहाज़ में बैठाकर और अमेरिका छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण वो अमेरिका में अपना जीवन यापन करें और इंग्लैंड की सरकार को उनके
जीवन यापन के लिए कोई आर्थिक व्यय भी नहीं करना पड़े। तो एक इस प्रकार की कैटेगरी के लोग थे। कुछ इस प्रकार के लोग थे जो अमेरिका में एक अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए गए थे। वहाँ पर व्यवसाय के विकास के उन्नत अवसरों की तलाश में अमेरिका गए थे। तो इस प्रकार वहाँ जाकर उन्होंने अपने स्तर के ऊपर अमेरिका में अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया और अपनी व्यवस्थाओं में वो एक प्रकार से स्वतंत्र थे। और इसलिए वो अपनी बस्तियों में अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते थे उसमें सरकार का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं होता था। तो इन उपनिवेशों के लोगों में, चूँकि इंग्लैंड से गए थे तो इंग्लैंड कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, तो इंग्लैंड के लोग स्वाभाविक रूप से आदतन स्वतंत्रता प्रेमी थे। उपनिवेशों में जाके बस गए तो उनमें वो स्वतंत्रता प्रेम बना रहा। सरकार के हस्तक्षेप के कारण वो स्वतंत्रता प्रेम और बढ़ गया और उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने वहाँ पर जो भी ज़िंदगी प्रारंभ की है वो उन्होंने अपनी मेहनत से की है, अपने प्रयत्नों से की है। उसमें इंग्लैंड की सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई सहयोग नहीं है। और जो लोग डिपोर्ट किए गए थे आपराधिक मामलों में, चोरी डकैती में, उनका तो बिल्कुल भी इंग्लैंड की सरकार और के साथ बिल्कुल भी लगाव नहीं था। तो इस प्रकार से उपनिवेशों की जो जनता थी उनमें एक स्वाभाविक स्वतंत्रता के प्रति प्रेम था। और जब ब्रिटिश सरकार ने उस स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया, उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उस प्रकार अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाए, तो उन लोगों ने उन प्रतिबंधों का पुरजोर विरोध किया। लंबे समय तक स्वशासन की स्थिति होने के कारण उपनिवेशों में एक स्वाभाविक स्वच्छंदता और स्वतंत्रता का वातावरण बन चुका था और इस वातावरण में वो किसी प्रकार से भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करना चाहते थे। और जब ब्रिटिश सरकार ने उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया तो उन्होंने विरोध किया। ये जो स्वशासन की भावना है, ये भावना इतनी ज़बरदस्त थी कि इसको आगे जाकर ब्रिटिश सरकार कभी दबा नहीं पाई। और इसीलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेफरसन ने कहा है कि अमेरिका की क्रांति तो वास्तव में 1620 ईस्वी में ही प्रारंभ हो चुकी थी, जब वर्जीनिया को उसके प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार उपनिवेशों में स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता प्रेम था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों में जो बस्तियां थी, उन बस्तियों की शासन व्यवस्था के मुख्य रूप से 3 अंग थे। एक गवर्नर होता था और दूसरी गवर्नर की कार्यकारिणी समिति या एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी और तीसरा विधायिका या जिसे हम असेंबली कहते हैं वो होती थी। असेंबली के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ के आम जनता द्वारा किया जाता था और इसके पास बहुत ज़्यादा प्रभाव थे, अधिकार थे। यहाँ तक कि वेतन और गवर्नरों के वेतन, जजों के वेतन निर्धारण का जो अधिकार भी इनके पास था। गवर्नर्स की जो नियुक्ति थी वो ब्रिटिश सम्राट के अधिकार में आती थी और कार्यकारिणी की नियुक्ति भी ब्रिटिश सम्राट के अधिकार में आती थी। परंतु कई बार ऐसा गतिरोध भी पैदा हो जाता था जब ये असेंबली गवर्नर्स की और उनके कार्यकारिणी की समिति के सदस्यों के वेतन को रोकने का भी प्रस्ताव पारित कर देते थे। तो एक प्रकार का ऐसा गतिरोध पैदा हो जाता था। इससे गवर्नर को वेतन आदि रोकने से ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचती थी
और जब वो एक्शन लेती थी तो फिर वो एक असेंबली वर्सेस गवर्नर या असेंबली वर्सेस ब्रिटिश सरकार का मामला बन जाता था और एक गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती थी। और इस कारण से भी अमेरिका में एक अविश्वास और असंतोष का वातावरण पैदा हुआ। बौद्धिक चेतना किसी भी घटना के घटित होने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि व्यक्तियों के मस्तिष्क में विचारों को स्थापित करने का कार्य ये बौद्धिक चेतना फैलाने वाले जो बुद्धिजीवी हैं वो करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति विचार रूप में किसी बात को स्वीकार कर लेता तो फिर उसको वो करने में झिझकता नहीं है। तो ये बौद्धिक चेतना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी घटना के घटित होने में। अमेरिका में भी लोगों को बौद्धिक चेतना प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त थे। वहाँ पर बस्तियों में बहुत पहले से ही शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो गई थी। पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर बच्चों की शिक्षण की व्यवस्थाएं, स्कूल आदि स्थापित हो चुकी थी। 1636 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हो गई थी। 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज की स्थापना हो गई थी। इसी प्रकार बहुत सारी स्कूलें और शिक्षा के केंद्र वहाँ पर स्थापित हुए, जिनसे कुछ लोगों ने भी अमेरिका की जनता में बौद्धिक विचार स्थापित करने के लिए, शैक्षिक उन्नति के लिए कुछ केंद्र स्थापित किए। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से एक केंद्र की स्थापना की। और उसके बाद में धीरे धीरे अमेरिका में शिक्षा की व्यवस्था होती गई। हालांकि शुरुआत में जो किताबें वगैरह थी वो यूरोप और ख़ासकर लंदन से मंगाई जाती थी, परंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अमेरिका में भी किताबें छपने लग गई। कैम्ब्रिज में पहला छापाखाना स्थापित हुआ और उसके परिणाम स्वरूप 1704 ईस्वी में बोस्टन में एक प्रथम समाचार पत्र अमेरिका का माना जाता है, बोस्टन न्यूज़ लेटर के नाम से प्रकाशित हुआ, जो लोगों में स्वतंत्रता और निर्भीकता के विचार प्रचारित करता था। और उसके बाद 1719 में अमेरिकन मरकरी, 1725 में न्यूयॉर्क गज़ेट आदि समाचार पत्र प्रकाशित हुए। और 1765-70 तक आते आते लगभग 25 के आसपास समाचार पत्र अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित होने लगे थे। इनका असर ये हुआ कि अमेरिका के नौजवानों में, अमेरिका के लोगों में बौद्धिक विकास हुआ, उनका शिक्षा के प्रति उनका विचार विकास हुआ और स्वतंत्रता और अन्य तार्किक चिंतन की तरफ उनका रुझान बढ़ा। बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी, बहुत सारे लोगों ने अनेक माध्यमों से अपने बौद्धिक विचार लोगों तक पहुंचाए। थॉमस पेन ने अपनी प्रख्यात पुस्तक कॉमन सेंस 1775 ईस्वी में लिखी, जिसमें देश प्रेम के प्रति उसने चेतना जागृत करने का प्रयास किया। उसका स्पष्ट रूप से इस किताब में कहना था कि अमेरिका को अपने हितों की रक्षा के लिए इंग्लैंड के साथ अपने जो संबंध हैं उनको तोड़ लेना चाहिए। और ये कहना एक उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी एक गुलाम देश के लिए। उसने द अमेरिकन क्राइसिस नामक पत्रिका के अनेक अंकों में देशभक्ति को बढ़ावा देने वाला, सिपाहियों में नैतिक बल पैदा करने वाले आदि कार्य किए। इस क्षेत्र में जेम्स ओटिस
सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी का भी ज़बरदस्त योगदान रहा। आगे जाकर जब घटनाएं घटित हुई तब इन बौद्धिक चेतना जगाने वाले लोगों ने स्थान स्थान पर इंग्लैंड के दमनकारी और एक पक्षीय कानूनों का विरोध किया। जेम्स ओटिस ने खोज वारंट अधिनियम का विरोध किया, तो पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया। पैट्रिक हेनरी का एक बहुत विख्यात सेंटेंस था जिसने युवाओं में बहुत जोश पैदा किया। वो कहता था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मुझे मृत्यु दो। तो इस प्रकार के जो बौद्धिक चेतना जगाने वाले लोगों का असर बहुत ज़्यादा उनके अमेरिका की क्रांति में होने में सहयोगपूर्ण रहा। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के होने में, और जिसने एक पूरा टर्निंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं, पूरा वातावरण को, पूरे माहौल को चेंज कर दिया, पूरी व्यवस्थाओं को चेंज कर दिया, वो था सप्तवर्षीय युद्ध। हम जानते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 तक 7 वर्ष तक लड़ा गया था, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में हालांकि विजय तो इंग्लैंड की हुई, परंतु इस विजय होने के बावजूद भी, जैसा कि हम कहते हैं कि कोई भी लड़ाई या युद्ध होता तो उसमें जीते चाहे कोई हानि दोनों को होती है। तो इस युद्ध में भी इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि ये आर्थिक हानि हो गई, इसलिए उस आर्थिक हानि की पूर्ति कहाँ से हो, इसके लिए विचार किया जाने लगा। और पूर्ति का विचार अंततः अमेरिका के प्रति जाकर रुका, अमेरिका में जाकर रुका, और इंग्लैंड के कर्ताधर्ताओं ने विचार किया कि हमारी आर्थिक हानि को पूरी अमेरिका के संसाधनों से हम कर सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अमेरिका के प्रति कठोर नीति अपनाई, जिसका परिणाम अमेरिका के लोगों के विरोध के रूप में आया, और उन्होंने अमेरिका की क्रांति को होने में बहुत बड़ा एक फैक्टर के रूप में कारण बने। एक और कारक बना सप्तवर्षीय युद्ध, वो क्या था कि फ्रांस कमज़ोर हो गया, हार गया, और इससे अमेरिका के लोगों को एक ऐसा भय समाप्त हो गया, उनके ऊपर से ऐसा भय समाप्त हो गया। उनको लगता था कि अगर हम अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ेगी तो फ्रांस उसके ऊपर आक्रमण करके उसको अधिकार में कर लेगा। तो ये अमेरिका के लोगों पर से भारी संकट का भय, आक्रमण का भय समाप्त हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारक ये हुआ कि अमेरिका के लोगों ने इस युद्ध में सैनिक के रूप में खूब सेवाएं प्रदान की, और इससे उनमें सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ, और ये सैन्य अनुभव आगे जाकर उन्हें अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही फ़ायदा हुआ। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जो था वो था उपनिवेशों का आर्थिक लाभ। कैसे लाभ हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध में उपनिवेशों को खूब आर्थिक लाभ हुआ। उन्होंने बड़ी मात्रा में जो वस्तुओं की, उत्पादों की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति उन्होंने उत्पादन देकर की, और इससे उपनिवेशों के लोगों को खूब आर्थिक लाभ हुआ, और उस आर्थिक लाभ का उपयोग उन्होंने आगे जाकर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किया। तो इस प्रकार आज हम इस टर्निंग पॉइंट यानी सप्तवर्षीय युद्ध तक ही इस टॉपिक को लेते हैं, और आगे के हम टॉपिक में आगे और कौन कौन से कारण थे उनका अध्ययन करेंगे। आशा है आज जो भी हमने डिस्कशन किया उसको आप समझ पाए होंगे, समझ सके होंगे, और अमेरिका की क्रांति किस प्रकार आगे गतिशील होती है इसको आप जानने में सफल रहे होंगे। धन्यवाद।